हेलो स्टूडेंट्स, मी महेश। आज हम देखने वाले सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। जिस तरह से जंग पर जाने के लिए शस्त्रों की ज़रूरत होती है, अस्त्रों की ज़रूरत होती है, राइट, ढाल की, तलवार की, इस तरह से कोई ना कोई चीज़ों की ज़रूरत होती है। और एग्ज़ाम लिखने वक्त, एग्ज़ाम लिखते समय पेन की ज़रूरत होती है, पेंसिल की ज़रूरत होती है हमें, राइट, पट्टी की ज़रूरत होती है, स्केल की यानी कि। उसी तरह अगर केमिस्ट्री हमें पढ़नी है तो कुछ बेसिक कंसेप्ट्स समझने बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे पहले 11th का सबसे पहले फर्स्ट नंबर का चैप्टर आपका है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। वही पढ़ना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया, हमने हाइड्रोकार्बन पहले पढ़ लिया, अब वो बात छोड़ दो। लेकिन आपको केमिस्ट्री पढ़ने से पहले ये चैप्टर पढ़ना बहुत ही ज़रूरी यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि केमिस्ट्री किस तरह से और क्या क्या होती है। तो इसमें पहली बात, व्हाट इज मीन बाय केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की डेफिनेशन आपको ये बात तो पता होगी ना कि केमिस्ट्री में 118 एलिमेंट्स होते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो है वो 118, राइट, इतने एलिमेंट्स होते हैं। कितने? 118। अब इन पूरे के पूरे सब एलिमेंट्स का मैं अगर स्टडी कर लूँ, मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट पढ़ लूँ, इनका बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लूँ, एटॉमिक वेट पढ़ लूँ, एटॉमिक मास पढ़ लूँ, वही एटॉमिक वेट मास ही की, और फिर क्या, फिर विस्कोसिटी पढ़ लूँ, इनके जो भी ट्रेंड्स है, जो भी प्रॉपर्टीज, सब कुछ पढ़ लूँ मैं, तो क्या मैंने केमिस्ट्री का स्टडी किया? नहीं। 180 एलिमेंट्स मतलब केमिस्ट्री का पूरा स्टडी नहीं। एक साइंटिस्ट है रोवाल्ड हॉफमन, उन्होंने बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री की डेफिनेशन यहाँ पे की है। केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस। इट इज द साइंस नॉट सो मच ऑफ 100 एलिमेंट्स बट ऑफ द इन्फिनाइट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट मे बी built फ्रॉम देम। ये कोई 180 एलिमेंट्स का स्टडी नहीं है। इन एलिमेंट्स से जो भी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जो भी लाखों मॉलिक्यूल जो भी बनते हैं, उनका स्टडी, और वो किस तरह से, उनका ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होता है, उनकी रिएक्शन किस तरह से होती है, उसका स्टडी मतलब केमिस्ट्री का स्टडी, राइट। और वैसे डेफिनेशन तो केमिस्ट्री का आपको पता ही होगी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, राइट, बॉटनी, फिजिक्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट हो, हम सेम डेफिनेशन करते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, जो कि सही है। उसके आगे, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स, राइट, कंपाउंड्स इज कॉल्ड एज केमिस्ट्री। इस तरह से केमिस्ट्री की सिंपल डेफिनेशन हम कैप कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे नेचर ऑफ मैटर। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इट्स कॉल्ड एज मैटर। अब यहाँ पे एक पेन देख लो, या स्केच पेन है यहाँ पे, इसने कुछ ना कुछ, इसका मास कुछ ना कुछ है, राइट, उसका कुछ ना कुछ मास है। और इसने यहाँ पे देखो तो वन लाइन, ये कुछ ना कुछ यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई किया है। यहाँ पे पूरा आपको पेपर दिख रहा होगा, और इस पेपर पे इसने कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया है। इसे क्या कहते हैं हम? इस सारी चीज़ों को, ये जो ऐसी सारी चीज़ें जो है ना, उसे हम कहते हैं मैटर। और ये सिंपल वे में हम डेफिनेशन करेंगे। हम ज़्यादा वहाँ पे क्या मतलब कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे। अब स्टेट्स ऑफ मैटर, आपने शायद 10th या 8th स्टैंडर्ड में आपको होगा स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, किस तरह से और क्या क्या यहाँ पे होती है। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। सॉलिड मतलब डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। यहाँ पे देखो क्यूब, ये क्यूब देखो, इस क्यूब में अगर आप देखो तो इसमें कुछ ना कुछ इसका डेफिनेट वॉल्यूम है। वॉल्यूम मतलब क्या? इसकी लेंथ आपको मेजर करोगे, इसकी करोगे और इसकी करोगे, और उनका तीनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको कुछ ना कुछ इसका वॉल्यूम आएगा। मतलब थ्री डी स्पेस में इसने जो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है वो हो गया वॉल्यूम। इसका डेफिनेट कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो है। और शेप, इसका क्यूबॉइडल शेप है, मतलब डेफिनेट शेप है। इस तरह से नहीं कि मैंने यहाँ पे रख दिया तो शेप चेंज हो गया, यहाँ पे रख दिया तो शेप चेंज हो गया, इस तरह से नहीं है। डेफिनेट शेप इसका और डेफिनेट वॉल्यूम है, इसे हम क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं, राइट। अब लिक्विड, डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। अब यहाँ पे एक कप में मैंने पानी लिया, मतलब वाटर लिया, राइट। उस वाटर को मैंने इस डिश में डाल दिया पूरे के पूरे। ये कप में 100 ml वाटर था, वो 100 ml वाटर पूरा का पूरा मैंने इस डिश में डाल दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हुआ क्या? मतलब 100 ml था, यहाँ पे भी 100 ml रहा, वॉल्यूम तो डेफिनेट है। लेकिन
इसमें था उस वाटर का जो शेप था वो था कप शेप, और यहाँ पे डाला तो डिश शेप, मतलब डिश के जैसा उसने शेप लिया। मतलब इसका वॉल्यूम तो डिफिनाइट होता है, लेकिन शेप शेप इसका डिफिनाइट नहीं होता। उससे ऐसी सारी चीज़ें, इसे हम क्या कहते हैं, उन्हें हम लिक्विड कहते हैं। उसके बाद गैस 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 में दोनों चीज़ें नहीं होती, ना तो डिफिनाइट वॉल्यूम होता है और ना ही उसका कोई डिफिनाइट शेप होता है। मतलब एक खाली बोतल अगर आप लो तो खाली बोतल में पूरा का पूरा गैस, पूरा का पूरा जो है वो गैस होगा। अगर वही खाली बोतल अब किसी और बोतल में ट्रांसफर करो जो कि छोटी बोतल बोतल है, मतलब वॉल्यूम आपने छोटा कर दिया, उसका शेप भी कोई चेंज है उस बोतल का, मतलब शेप भी आपने चेंज कर दिया। मतलब गैस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। गैस के पास ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही डेफिनेट शेप यहाँ पे होता है, इस तरह से। ठीक है, तो ये था स्टेट्स ऑफ मैटर 3। उसके बाद 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टेबल बाय चेंजिंग द कंडीशन। अगर आप कंडीशन चेंज करो तो आपस में एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल हो सकते हैं। उसके एग्जांपल के तौर पे अगर आप आइस लो, आइस को अगर आपने हीट किया, इस सॉलिड के तौर पे आप आइस लो, आइस को आपने हीट किया तो उसका कन्वर्जन वाटर में हो जाएगा, मतलब लिक्विड में। उस लिक्विड को, उस वाटर को अगर आप हीट करो तो उसका कन्वर्जन गैस में हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा, ये सिंपल ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है। उसी का गैस को अगर आप क्या करोगे, कूल करोगे, मतलब कूलिंग प्रोसेस आपने वहाँ पे की, तो उसी गैस का कन्वर्जन फिर से लिक्विड में हो जाएगा। और उस लिक्विड को कूल करोगे तो वो लिक्विड का कन्वर्जन फिर से यहाँ पे सॉलिड में हो जाएगा। राइट, इस तरह से ये तीनों की तीनों जो स्टेट्स है ना वो आपस में इंटर कन्वर्टिबल होती है। यही इनको बताना था इस पूरे पैराग्राफ में। राइट, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर 2 टाइप्स में क्लासीफाई होता है। पहला टाइप है मिक्सचर्स, दूसरा टाइप है प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर्स में एक होता है होमोजेनस मिक्सचर, दूसरा होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब ये किस तरह से, होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिया है शुगर सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे मैंने लिया शुगर सॉल्यूशन, मतलब ये वाटर था और उसमें मैंने शुगर डाल दी, तो ये पूरा होमोजेनस दिख रहा होगा आपको। ऐसा नहीं कि आधा पानी ब्लैक हो गया, आधा पानी वाइट हो गया, या फिर आधा पानी बहुत ही गाढ़ा हो गया और आधा पानी वैसा के वैसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। राइट, ये पूरा का पूरा होमोजेनस आपको नज़र आ रहा होगा। राइट, ये हो गया होमोजेनस का एग्जाम्पल। उसके बाद हेट्रोजेनस किस तरह से, अब मैंने यहाँ पे कुछ गेहूँ लिए और गेहूँ में आपको कुछ पत्थर नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे देखो कंकर। राइट, इसे हम हेट्रोजेनस कहते हैं, मतलब जो आंखों से ही नज़र आ जाए कि देखो ये गेहूँ अलग है और ये पत्थर अलग है। राइट, ये आपस में पूरे के पूरे घुल मिल नहीं गए। राइट, इन्हें हम कहते हैं हेट्रोजेनस। इन्हें क्या कहते हैं हम, हेट्रोजेनस। मैं इसे सेपरेट भी कर सकता हूँ ये हैंड पिकिंग मेथड से, मतलब हेट्रोजेनस सब्सटेंसेस को हम सेपरेट यहाँ पे कर सकते हैं और ये आंखों से ही हम सेपरेट, मतलब अलग नज़र आते हैं आंखों से। ओके, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंस में फिर से 2 टाइप से, एक होता है एलिमेंट्स, एक होता है कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स में कुछ इस तरह, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो 2 एटम से बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन अगर आप देखो तो हाइड्रोजन का एक एटम और उसका दूसरा एटम से मिलके एक मॉलिक्यूल बनता है, उसे भी हम एलिमेंट्स ही कहते हैं। ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स आपस में आके वहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का प्रिपरेशन यहाँ पे होता है। राइट, ये भी क्या हो गया, ये भी एक एलिमेंट का ही टाइप हो गया, ये भी प्योर सब्सटेंसेस में ही आता है। उसके बाद कंपाउंड्स में 2 और ज़्यादा एटम्स आपस में मिलकर एक डेफिनेट कंपाउंड का प्रिपरेशन यहाँ पे करते हैं। उसके एग्जाम्पल के तौर पे वाटर मॉलिक्यूल अगर आप लो, कार्बन डाइऑक्साइड लो, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आप अगर लो तो भी प्योर ही होंगे, प्योर सब्सटेंसेस में भी आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मतलब वाटर में, अब यहाँ पे वाटर देखो, आप कहोगे कि हाइड्रोजन यहाँ पे अलग है, ऑक्सीजन यहाँ पे अलग है, तो ये प्योर कैसे हुआ। यहाँ पे अगर वाटर लिया आपने और हाइड्रोजन आप अलग कर सकते हो क्या? हाइड्रोजन मतलब मैंने यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दिया वाटर में से और ये वाटर का वैसे कि वैसे रहा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता ना। मतलब ये भी प्योर सब्सटेंस में ही आया। प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स भी आते हैं और कंपाउंड्स भी आते हैं। राइट, वो प्योर कंपाउंड होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 कंपाउंड एक आपस में मिला दिए और ये हो गया प्योर सब्सटेंस, ऐसा आपने कह दिया, ऐसा नहीं। सिर्फ प्योर कंपाउंड जो कि मॉलिक्यूल्स से बनता है, राइट, जो कि एटम से बनता है। ओके, तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन यहाँ पे मैटर का यहाँ पे हो गया।
उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड मेजरमेंट। अब यहाँ पे दो टाइप्स पढ़ते हैं, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजर्ड विदाउट चेंजिंग आइडेंटिटी और कंपोजिशन। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या रिक्वायर्स केमिकल चेंज टू ऑकर। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये मेरे पास ये स्केच पेन है यहाँ पे। फिजिकल मतलब आपको जो भी दिख रहा है सामने, फिजिकली जो भी दिख रहा है ना, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। कलर, फॉर एग्जांपल इसका कौन सा कलर है, इसका ब्लू कलर है। मेरे को देखते ही पता चला कि इसका ब्लू कलर यहाँ पे है। मैंने इसकी कोई रिएक्शन करके नहीं देखी, इसको मोड़ा नहीं, मेरे को सामने नज़र आ रहा है ना, ये ब्लू कलर है। ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। ओडर मतलब इसका मैंने स्मेल लेके देखा, राइट। स्मेल लेने के लिए क्या, स्मेल लेने के लिए कोई भी रिएक्शन यहाँ पे इसकी मैंने नहीं की, ये भी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, राइट। इसके लिए मुझे कोई भी कंपोजिशन इसका चेंज करना नहीं पड़ा, उसकी आइडेंटिटी मतलब कोई भी रिएक्शन करनी नहीं पड़ी। मैंने सीधे सीधे देखते ही बता दिया या फिर कुछ मेजर करके बता दिया कि ये इस तरह से इसकी प्रॉपर्टी है। ये होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में किस तरह से रिक्वायर्स केमिकल चेंज टू ऑकर। अब उसमें पहली प्रॉपर्टी कंपोजिशन। अब इसका कंपोजिशन देखने के लिए मेरे को इसको खोल कर देखना पड़ेगा, इस पेन को देखना पड़ेगा, यहाँ पे शाई में देखना पड़ेगा कि क्या क्या कंटेंट है, फिर इसको भी निकाल के देखना पड़ेगा, राइट। इसमें क्या क्या चीज़ें, राइट। कंपोजिशन के लिए मेरे को कुछ ना कुछ चेंज यहाँ पे इसका करना पड़ेगा। ये होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब आपको चेंज करके देखना पड़ता है। अब इसकी एसिडिटी, बेसिसिटी या फिर कोई भी कंपाउंड हो, उसकी एसिडिटी बेसिसिटी में ऐसे नहीं बता सकता कि मैंने देखा और मैंने बताया। मेरे को कुछ ना कुछ उसकी रिएक्शन करनी पड़ेगी, राइट। एसिड के साथ उसकी रिएक्टिविटी कैसी है, बेस के साथ कैसी है, ये मेरे को देखना पड़ेगा, मेरे को उसकी रिएक्शन करनी पड़ेगी, तभी मेरे को ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आएगी, राइट। तो ये बेसिक डिफरेंस यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में यहाँ पे होता है। ओके, ये समझ में आया आपको, राइट। एक की तरफ क्या है, फिजिकल की तरफ क्या है, विदाउट चेंजिंग आप बता सकते हो, विदाउट चेंजिंग आइडेंटिटी। और केमिकल में आपको रिएक्शन करके बताना पड़ता है कि इसकी कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे होने वाली है। ओके, तो ये बात तो आपको समझ में यहाँ पे आ गई होगी। उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब बहुत सालों पहले क्या होता था कि इंडिया के साइंटिस्ट, अमेरिका के साइंटिस्ट या फिर जापान, जर्मनी, अदर कंट्रीज के साइंटिस्ट कोई भी रिसर्च अगर करते थे ना, तो वो जनरली क्या करते थे, वो उनका यूनिट मतलब उनका जो भी यूनिट है उसका इस्तेमाल करके वो लिटरेचर लिखते थे या रिसर्च पेपर लिखते थे। तो ये इससे क्या होता था कि अगर इंडिया के साइंटिस्ट को अगर बाहर का रिसर्च पेपर पढ़ना है तो उसको दिक्कत आती थी, क्योंकि वहाँ पे यूनिट जो है ना वो डिफरेंस आ जाता था। या फिर हमने अगर यहाँ पे ग्रेविटी किसी यूनिट में ली तो जापान में या जर्मनी में वो दूसरा कोई यूनिट यूज़ करके वही ग्रेविटी निकालती थी, लेकिन वहाँ पे डिफरेंस आ जाता था। तो इसकी वजह से सारे मतलब पूरे वर्ल्ड ने क्या किया, सारे कंट्रीज़ ने क्या किया कि एक सिस्टम इंटरनेशनल मतलब एक ही सिस्टम, SI यूनिट सिस्टम उन्होंने बनाई कि यहाँ पे मैं अगर लेंथ लूँ, मतलब इंडिया में बैठ के मैं अगर किसी चीज़ की या कोई भी साइंटिफिक लेंथ में अगर मेजर करूँ तो सिर्फ मीटर में ही मेरे को लिखना पड़ेगा, मीटर में ही मेजर करनी पड़ेगी। और या फिर कोई USA में बैठ के या जापान में बैठ के कोई लेंथ मेजर कर रहा है या लिटरेचर में लेंथ लिख रहा है तो केवल मीटर में ही लिखनी पड़ेगी। इस तरह से क्या होगा कि सबको नॉलेज जो है सबको पढ़ना इजी हो जाएगा, राइट। इसी की वजह से सिस्टम इंटरनेशनल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाली है, इसे हम पढ़ते हैं, राइट। यहाँ पे दिया हुआ है फिजिकल क्वांटिटी, सिंबल, नेम ऑफ SI यूनिट एंड सिंबल। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी में लेंथ, उसका सिंबल होता है स्मॉल l, SI यूनिट होता है मीटर। उसके बाद मास, सिंबल स्मॉल m, नेम ऑफ SI यूनिट किलोग्राम। फिजिकल क्वांटिटी टाइम, सिंबल स्मॉल t, नेम ऑफ SI यूनिट सेकेंड, सिंबल स्मॉल s। फिजिकल क्वांटिटी में करंट, सिंबल कैपिटल I, नेम ऑफ SI यूनिट एम्पियर, सिंबल कैपिटल A। फिजिकल क्वांटिटी में टेम्परेचर, सिंबल कैपिटल T, नेम ऑफ SI यूनिट केल्विन, सिंबल K। फिजिकल क्वांटिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सिंबल N,
नेम ऑफ एसआई यूनिट मोल, और यहाँ पे उसका सिंबल MOL, वो भी मोल। उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी में ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसका सिंबल IV, नेम ऑफ एसआई यूनिट कैंडेला एंड सिंबल CD। मतलब ऊपर के जो भी है ना वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट और वो आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, आगे भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की इतनी नहीं ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ऊपर जो भी है ना उनकी हमें ज़रूरत, डेफिनेटली हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। उसके बाद प्रेफिक्सेस यूज्ड इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में कौन से प्रेफिक्सेस, प्रेफिक्सेस मतलब आगे लगने वाला शब्द, आगे लगने वाला। यहाँ पे देखो पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका। अब यहाँ पे मैं एक एसआई सिस्टम कौन सी लूँ, यहाँ पे मैं लेंथ का यूनिट लेता हूँ मीटर। लेंथ का यूनिट मैंने लिया यहाँ पे मीटर, और उसी के तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे कन्वर्जन क्या क्या यहाँ पे होने वाली है। ओके, तो सबसे पहले 10⁻⁻12 10⁻⁻12 मीटर मतलब 1 पिकोमीटर। राइट, ये आपको समझ में आया क्या? 10⁻12 मीटर मतलब 1 पिकोमीटर। 10⁻9 मीटर मतलब 1 नैनोमीटर। 10 उसके बाद कौन सा 10⁻6 मीटर मतलब 1 माइक्रोमीटर। माइक्रो का आप सिंबल देख लो, माइक्रो का सिंबल किस तरह से होता है, 1 माइक्रोमीटर। उसके बाद 10⁻³ मीटर मतलब 1 मिलीमीटर। राइट, 1 मिलीमीटर। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देख लो, यहाँ पे 10⁻² मीटर मतलब 1 सेंटीमीटर। 10⁻⁻1 मीटर मतलब 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर। और 10⁻1 मीटर मतलब 1 डेकामीटर। राइट, अब ये पूरा याद कैसे रखना है, यहाँ पे अगर आप देखो -12, राइट, 3 का डिफरेंस यहाँ पे 12, 9, 6, 3, 2। यहाँ पे थोड़ा सा समझ गया, यहाँ पे 10⁻² मीटर मतलब 1 सेंटीमीटर, 10⁻1 मीटर मतलब 1 डेसीमीटर, 10⁻1 मीटर मतलब 1 डेकामीटर। अब इसे पूरे के पूरी चीज़ को, इसको याद किस तरह से रखना है, याद रखने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, आपको ये कहते रहना ही पड़ेगा PNMMCDD, PNMMCDD। ये पूरा है ना, आप रट लो पूरी तरह से, PNMMCDD, PNMMCDD। ये अगर आपने पूरा रटा तो आपको ये पूरा का पूरा याद रह जाएगा। और लिखना का इस तरह से लिखना, मैंने आपको बता दिया, 3 कम करके फिर सेंटीमीटर में आके थोड़ा सा रुकना, वहाँ पे 10⁻², -1, 1, और आगे जो भी यूनिट है वो लगा देना। यहाँ पे हमने मीटर का एग्जांपल लिया, आप कोई भी लिख सकते हो, आप सेकंड का लिख सकते हो। राइट, इस तरह से पिको सेकंड, नैनो सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड। राइट, इस तरह से एग्जांपल लेके भी आप यहाँ पे कर सकते हो। सिर्फ ट्रिक याद रखना, ट्रिक PNMMCDD। यहाँ पे M डबल है, पहला M जो है ना वो माइक्रो का है और दूसरा मिली का है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। राइट, PNMMCDD, इस तरह से। ये हो गए प्रीफिक्सेस यूज्ड इन एसआई सिस्टम। और इसके बाद इसके नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो होता है मास एंड वेट। अब मास और वेट में भी डिफरेंस है, हमें ये पता होना चाहिए। राइट, कभी कभी हम उसमें भी कंफ्यूजन कर देते कि मास सेम है और वेट भी सेम है। राइट, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ईट, इसे हम मास कहते हैं। अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ईट, इसे हम मास कहते हैं। और फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, इसे हम वेट कहते हैं। अगर मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे मतलब यहाँ पे बैठ के, घर में बैठ के अगर मैं अपना वेट लूँ तो मेरा वेट अलग आएगा, और मैं अगर पर्वत पे चढ़ के हिमालय में जाकर वहाँ पे मैं अपना वेट लूँ तो वहाँ पे अलग आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी कुछ अलग है और हिमालय की चोटी पर वहाँ पे ग्रेविटी कुछ अलग है। इसकी वजह से वेट में क्या होते हैं, वेट में चेंजेस हो जाते हैं। इतना ही क्यों, मैंने अगर एक ही रूम है मेरी और उसी रूम में मैंने एक कोने में मेरा वेट लिया और मैंने दूसरे कोने में मेरा वेट लिया, तो वहाँ पे भी आप मिलीग्राम का डिफरेंस आपको नजर आएगा। मिलीग्राम क्या, ग्राम का आपको डिफरेंस नजर वहाँ पे नजर आएगा, ग्राम का, कुछ ग्राम का, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको नजर आएगा। वही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी जो है ना वो प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है। राइट, उसकी वजह से वेट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वेट भी प्लेस टू प्लेस वेरी हो जाता है। अब मास में किस तरह से,
मास में किस तरह से, मास में अगर मैं यहाँ पे अपना मास देखूँ, मतलब मेरे को 2 हाथ है, 2 पैर है, राइट, 2 कान है, एक सर है, और मैं हिमालय की चोटी पर जाकर देखूँ तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा मेरे को 3 हाथ आ गए, मेरे को 3 कान आ गए, या फिर मेरे को 4 आँखें आ गई। ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना। मास, मेरा को जो अमाउंट ऑफ मैटर मेरे अंदर है वो तो सेम का सेम ही रह जाएगा, राइट। मतलब मास में कोई भी चेंज होगा, मैंने प्लेस चेंज कर दी, मास वैसा का वैसा ही रह गया। तो ये बेसिक डिफरेंस यहाँ पे वेट और मास में होता है। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, वेट का होता है न्यूटन। ओके, ये आपको समझ में, न्यूटन क्यों, क्योंकि वो ग्रेविटी का यूनिट की तरह ये यहाँ पे होता है, राइट। ओके, वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस इज कॉल्ड एज वॉल्यूम। फिर से मैं यहाँ पे क्यूब लूँगा। आप बोलोगे यार क्यूब का क्या, आज क्यूब का क्या चल रहा है भाई, तो क्यूब ही मेरे पास, मैं क्या कर सकता हूँ फिर। अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दिस सब्सटेंस, यहाँ पे सब्सटेंस कौन सा है, यहाँ पे क्यूब है हमारा, राइट। अब इसका वॉल्यूम किस तरह से निकालेंगे मैं आपको ये बताता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखो, इसका जो लेंथ है, लेंथ ये 2 मीटर मैंने लिया यहाँ पे, ये लेंथ 2 मीटर, इसका ब्रीड्थ ये भी 2 मीटर और ये भी 2 मीटर अगर मैंने यहाँ पे लिया, तो हमारे पास वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला कौन सा होता है, V इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, राइट। उस क्यूब की लेंथ क्या थी, लेंथ थी 2 मीटर, 2 मीटर। हाँ, ब्रीड्थ क्या थी, ब्रीड्थ भी उसकी थी 2 मीटर, और हाइट क्या थी, हाइट भी थी 2 मीटर। तो इसका पूरा कैलकुलेशन करके 8 मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम हो गया। उस क्यूब का वॉल्यूम क्या हो गया, 8 मीटर क्यूब। इसी तरह से हम यूनिट में, अगर मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर लिया होता तो यूनिट किस में आ जाता, यूनिट आ जाता है सेंटीमीटर क्यूब में। इस तरह से हम वॉल्यूम यहाँ पे निकालेंगे। वॉल्यूम मतलब क्या, उसमें कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है 3D में। है ये देखो 3D में उसने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है, उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम हम लीटर में भी ले सकते हैं, राइट, लीटर में भी ले सकते हैं, ml में भी ले सकते हैं। ये वो भी एक वॉल्यूम होता है, वाटर का भी वॉल्यूम होता है, राइट। ओके, अब हम स्टडी करने वाले हैं डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब हमने मास भी देख लिया है और वॉल्यूम भी हमने देख लिया है। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। इसकी वजह से डेंसिटी का यूनिट क्या हुआ, डेंसिटी का यूनिट हुआ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब ये डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी मतलब एटम्स के बीच में जो पैकिंग होती है ना, उसे हम डेंसिटी कहते हैं। जितने पास एटम, मतलब जितनी क्लोज पैकिंग उतनी ज़्यादा उसकी डेंसिटी। अब इसमें अगर यहाँ पे स्केच पेन देखो, इतनी जितना ये क्लोज उतनी ज़्यादा उसकी डेंसिटी, मतलब उतनी क्लोज उसकी पैकिंग, उसकी ज़्यादा उतनी डेंसिटी। अब एग्जांपल के तौर पे अगर आप वाटर लो, एक बोतल में वाटर लो और उसे आप फ्रिज में रखो, उसका बर्फ़ बढ़ने के बाद वो जो बॉटल है ना थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि पानी तो मैंने कम लिया था, मतलब वाटर तो मैंने कम लिया था, लेकिन आइस कुछ ज़्यादा ही तैयार हो गया, ऐसा आपको लगेगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो जो बॉटल है वो पूरा उसका शेप ही बदल देती है, मतलब इतना टाइट वो आइस उसमें भर जाता है। आपने वो देखा होगा फ्रीजर में रख के ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी है वो आइस से ज़्यादा होती है, वाटर की डेंसिटी आइस से ज़्यादा होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि आइस की डेंसिटी कम होने के कारण उसके मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर रहते हैं। मतलब ये जो मॉलिक्यूल, उसके एटम्स का जो डिफरेंस है ना, वो दूर दूर मतलब यहाँ पे होती है जनरली। इसकी वजह से उसका मास, उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, राइट। वॉल्यूम बढ़ने के कारण क्या, वॉल्यूम नहीं, उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है और उसका जो साइज़ है वो बढ़ जाता है, राइट। उसका साइज़ जो है वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से आइस जो होता है ना वो पानी पे तैरता है, वाटर पे तैरता है। आपने ये सुना होगा, जिसकी डेंसिटी कम वो नीचे रहेगा, और जिसकी 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 डेंसिटी ज़्यादा वो नीचे रहेगा, और जिसकी डेंसिटी कम वो ऊपर रहेगा। ये तो आपने सुना होगा, क्योंकि वाटर आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है। इसकी वजह से आइस जो है वो पानी पे तैरता है। अब यहाँ पे 8th स्टैंडर्ड में एक एग्जाम्पल था, उसमें ऐसा था कि सैटर्न ग्रह जो है, मतलब शनि ग्रह जो है ना, वो भी पानी पे तैरेगा, क्योंकि शनि ग्रह की डेंसिटी वाटर से भी कम होती है। मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ कम पानी दो, उसके जितना पानी, मतलब शनि ग्रह के जितना पानी अगर आपने लिया और उसमें आपने शनि ग्रह को डाल दिया, तो शनि ग्रह पूरे के पूरे वाटर में तैरेगा। ये होता है डेंसिटी, राइट।
ये एग्जाम्पल मेरे को हमेशा याद रहता है। उसके बाद टेम्परेचर। अब यहाँ पे टेम्परेचर में अगर आप देखो तो आपको दो फॉर्मूले यहाँ पे दिए हुए। फर्स्ट फार्मूला डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। सेकंड फार्मूला केल्विन का, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। अब ये दोनों फार्मूला का यूज करके हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एट 0 डिग्री सेल्सियस, राइट, डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होगा ये हमें निकालना पड़ेगा। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस की जगह पे क्या लिया मैंने, ओके यहाँ पे देखो। अब डिग्री सेल्सियस के जगह पे मैं लूँगा 0 × 0 प्लस 32। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे हो जाएंगे, राइट। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसी का कन्वर्जन में केल्विन में करूँ तो केल्विन का फॉर्मूला क्या है, केल्विन के इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, राइट। हमारे यहाँ पे डिग्री सेल्सियस क्या है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0 प्लस 273.15, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। ओके, ये तो हो गया। अब अगर आप रूम टेम्परेचर पे देखो, जनरली रूम टेम्परेचर की वैल्यू हम 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, राइट। रूम टेम्परेचर कितना, एट 25 डिग्री सेल्सियस, उसकी अगर वैल्यू डालें डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू द 9/5 × 25 प्लस 32, ये कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25, राइट। इसका वैल्यू जनरली आ जाएगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। पूरा कैलकुलेशन करके अगर आप देखो तो ये आ जाएगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब वही उसी को हम अगर क्या बोले उसे, उसी को अगर हम केल्विन में लिखें तो केल्विन का किस तरह से, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस कितना है, डिग्री सेल्सियस है 25 प्लस 273, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 298। वहाँ पे हम 0.15 को इग्नोर भी करें तो भी चलता है, हाँ, उससे कोई बात नहीं होती, वो इग्नोर करें तो भी चलता है, लेकिन वो फार्मूला आप पूरा याद रखो। केल्विन इज इक्वल टू 25 प्लस 273 इज इक्वल टू 298 केल्विन, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन, इस तरह से। और अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होता है जनरली, उसका भी अगर कन्वर्जन करके देखें तो एट 100 डिग्री सेल्सियस कैसा होगा, एट 100 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट का अगर हम निकालें तो 9/5 × 100 प्लस 32, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 212। मैंने पहले ही कैलकुलेशन करके रखा है, आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हाथ से करो, आप खुद से करो। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट। अगर केल्विन में उसका कन्वर्जन करें तो केल्विन में करें तो 100 प्लस 273.15 कितना हुआ, 373.15 केल्विन, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373.15 केल्विन। इस तरह से ये कैलकुलेशन यहाँ पे होंगे। अब नीचे आप डायग्राम में अगर देखो, यहाँ पे डायग्राम में देखो आप, तो पहले 0 डिग्री सेल्सियस जो कि फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, यहाँ पे आपको तीन थर्मामीटर दिए हुए हैं। पहला थर्मामीटर केल्विन का, सेकंड थर्मामीटर सेल्सियस का, और थर्ड थर्मामीटर जो है वो फ़ारेनहाइट का है, राइट। पहले में अगर नीचे आप देखो तो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273.15 केल्विन, राइट, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, राइट। और रूम टेम्परेचर जो कि 25 डिग्री सेल्सियस हम जनरली लेते हैं, उसका केल्विन में होगा 298 केल्विन और फ़ारेनहाइट में होगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, हम फ़ारेनहाइट में जनरली उसे काउंट करते हैं, राइट, मेजर करते हैं। डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होगा और केल्विन में 310 केल्विन होगा। आपको फॉर्मूलाज पता है, आपको सारी चीज़ें पता है, आप ये निकाल सकते हो, राइट। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अगर ऊपर आप देखो यहाँ पे, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 373 केल्विन। आपको सिर्फ क्या करना है, वो दोनों के दोनों फार्मूले याद रखने हैं। आप किसी भी डिग्री सेल्सियस का और किसी भी फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन आप कर सकते हो वहाँ पे, राइट। और केल्विन का तो बहुत ही सिंपल है, केल्विन का बहुत ही सिंपल, मतलब डिग्री सेल्सियस में सिर्फ
273.15 ऐड कर दो, आपको केल्विन में वैल्यू आ जाएगी। राइट, इस तरह से आप कर सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। उसमें 2 पॉइंट्स है, एक तो होता है एक्यूरेसी, दूसरा होता है प्रिसीजन। अब ये दोनों हम देखेंगे ये किस तरह से क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होती है। एक्यूरेसी में इट इज़ द एग्रीमेंट ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। राइट, और प्रिसीजन में इट इज रेफर्स क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी। एक्यूरेसी आप जान लो, फॉर एग्जांपल एक्यूरेट वैल्यू यहाँ पे 3 है मेरी, किसी चीज़ की मैंने वैल्यू निकाली और एक्यूरेट 3 है, उससे कितनी क्लोज हमारा जो रिजल्ट है उतना कितना क्लोज आता है उसे हम एक्यूरेसी कहते हैं। राइट, और प्रिसीजन में हमने बार बार वही सेम क्वांटिटी को मेजर किया, बार बार मेजर किया, और उसकी वैल्यूज़ का जो क्लोजनेस है, मतलब 2.9, 3.1, वैल्यूज का क्लोजनेस जितना ज़्यादा होगा उतना उसका प्रिसीजन जो है वो ज़्यादा होगा। यहाँ पे आप एक डायग्राम देखो, इस डायग्राम में एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों अच्छी तरह से बताए। अब हमें क्या था, हमें ये जो सर्कल है ना उसको बीच में, बराबर बीच में हमें एरो मारनी थी, मतलब येलो पार्ट में सिर्फ हमें एरो मारनी थी। फर्स्ट डायग्राम में अगर आप देखो, फर्स्ट डायग्राम में देखो तो ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। एक्यूरेट मतलब हमें येलो में मारने थे बाण, येलो में मारने थे। राइट, तो एक्यूरेटली हमने येलो में ही मारे। और प्रिसाइज हमने 4 बार जो एरो है वो मार के देखे, और एरो जो है ना एकदम नज़दीक, देखो चारों के चारों एरो एकदम नज़दीक लगे एक दूसरे के, इसलिए ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। अब सेकंड डायग्राम देखो तो हमें येलो में मारने थे। राइट, हमने येलो में मार दिए, आपको चारों जगह दिख रहा होगा कि एरो बिल्कुल येलो में है, लेकिन हमने बार बार करके देखा, मतलब 4 बार हमने एरो मारे, लेकिन वो जो है ना उसकी क्लोजनेस कम है, मतलब वो बहुत एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है। राइट, मतलब वो एक्यूरेट है बट प्रिसाइज नहीं है, एक्यूरेट है बट प्रिसाइज यहाँ पे नहीं है। उसके बाद थर्ड डायग्राम देखो, नॉट एक्यूरेट प्रिसाइज। येलो में मारने थे, ये तो यहाँ पे ब्लू में चले गए। ओके, लेकिन वो चले गए ब्लू में, लेकिन उनकी जो क्लोजनेस है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब देखो एरो बहुत नज़दीक है एक दूसरे के, इसलिए वो प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। उसके बाद फोर्थ डायग्राम में देखो, येलो में मारने थे बाण, येलो में भी नहीं लगे, और उनकी जो क्लोजनेस है वो भी नहीं है, इसका मतलब वो ना तो एक्यूरेट है ना तो प्रिसाइज है। इस तरह से हम कुछ भी एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं। अब केमिकल भाषा में अगर आप कहें तो वॉल्यूमेट्री मेथड में हम बहुत बार वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं, उसमें अगर वॉल्यू की क्लोजनेस ज़्यादा हो तो प्रिसाइज होती है, और अगर वैल्यू की एक्यूरेसी ज़्यादा हो, मतलब 3 ml पे कुछ ना कुछ सब्सटेंस यहाँ पे आना चाहिए, तो हमारी वैल्यू कुछ ऐसे ही है 2.1, 3 और 3.1, मतलब ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, क्योंकि हम इसका मीन अगर निकाले तो मीन बराबर 3 आएगा। राइट, लेकिन ऐसा कुछ है कि वैल्यू है 2.1 और 3 और 3.6 ऐसे करके कुछ है, तो प्रिसाइज नहीं है और वो एक्यूरेट भी नहीं। इस तरह से हम केमिकल लैंग्वेज में और केमिस्ट्री के जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें एक्यूरेसी और प्रिसीजन निकालते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? नेक्स्ट पॉइंट इज साइंटिफिक नोटेशन। अब ये साइंटिफिक नोटेशन क्या है यहाँ पे? हाँ, बहुत सालों पहले 10⁻² की टर्म यहाँ पे यूज़ नहीं होती थी। मतलब अगर मैं लाइट का स्पीड अगर निकालूँ, लाइट का स्पीड हमें पता होगा 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये लाइट का स्पीड है। बहुत सालों पहले ऐसी कोई भी टर्म यहाँ पे यूज़ नहीं की जाती थी, मतलब 10⁻² के रिस्पेक्ट में कोई भी टर्म यहाँ पे यूज़ नहीं की जाती थी। उस समय क्या होता था, उस समय वो लोग क्या करते थे कि 3 पे कितने ज़ीरो, 10 ज़ीरो अगर दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 3 पे इस तरह से अगर ज़ीरो मैंने दे दी, राइट, 10 ज़ीरो अगर मैंने दे दी, तो ये इतना लिखकर हम बताते थे कि लाइट का जो स्पीड है वो इस तरह से होगा, मतलब इतने ज़ीरो लिखने पड़ते थे। फिर अगर मैं एवोगाड्रोस नंबर लूँ, एवोगाड्रोस नंबर हमें पता होगा, एवोगाड्रोस नंबर कितना होता है 6.023 × 10⁻23। यहाँ पे भी फिर से 6.023 6023 पे अगर मैं इतने ज़ीरो दूँ, 20 ज़ीरो दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 14 15 16 17 18 19 और 20, इतने ज़ीरो अगर मैं दूँ तो मुझे ये टर्म लिखने में बहुत दिक्कत आती थी। मतलब हम एक बार लिख सकते हैं, लेकिन बार बार
अगर हमने अवोगाड्रोस नंबर लिया और बार बार ये टर्म लिखने का प्रयास किया तो ये बहुत कठिन हो जाता था। उसकी वजह से साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने साइंटिफिक नोटेशन का मतलब नोटेशन निकाले, इस तरह से हम लिखेंगे। अब देखो n इंटू 10⁻n, ये कैपिटल एन मतलब नंबर बिटवीन 1 to 10, उनको 1 to 10 में से जो भी नंबर होंगे वो हम कैपिटल एन में लगा देते थे। 1 to 10 नहीं, जनरली 1 to 9.99 इस तरह से। और स्मॉल एन जो है ना वो एक्सपोनेंट हैविंग पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू। स्मॉल एन मतलब एक्सपोनेंट हैविंग पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू। ऊपर की जो वैल्यू ये देखो, ये एक्सपोनेंट, इसे एक्सपोनेंट कहते हैं, इसे एक्सपोनेंट कहते हैं, राइट। 10⁻² के टर्म में जो होता है ना उसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं। इस भाषा में लिखने का प्रयास किया, मतलब ये भाषा में लिखने लगे तो कितना सिंपल लिख सकते हैं। देखो हम 3 × 10⁻10 याद रखने के लिए भी सिंपल है, 6.023 × 10⁻23 ये भी याद रखने के लिए सिंपल है। इस तरह से साइंटिस्ट ने सिंपल चीज़ों के यहाँ पे ईजाद किया। लेकिन उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे सिंपल करे, उसका डिवीजन कैसे सिंपल करे, एडिशन सब्सट्रैक्शन ये कैसे सिंपल करे, इसके लिए भी साइंटिस्ट को कुछ मेथड्स निकालने पड़े। मल्टीप्लिकेशन में जनरली हम एडिशन ऑफ एक्सपोनेंट मतलब 10⁻², रेस की पावर में जो होता है ना उसकी एडिशन करके हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। डिवीजन में उसको सब्ट्रैक्ट करके हम उसकी डिवीजन कर सकते हैं। एडिशन में सेम एक्सपोनेंट करके। अब ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, इसकी आप टेंशन मत लो। अब यहाँ पे देखो आप फर्स्ट एग्जांपल में आप देखो 5.6 × 10⁻5 इंटू 6.9 × 10⁸8, राइट। अब यहाँ पे आगे आप अगर देखो तो 5.6 × 6.9 इनकी मल्टीप्लिकेशन की है यहाँ पे, राइट। और 10⁻² की जो पावर है ना उसको क्या किया, 5 + 8, 10⁻5 और 10⁻8 था, उनकी एडिशन कर दी। मतलब किस तरह से हुआ, उसका 5.6 और 6.9 का मल्टीप्लाई करके होगा 38.64 और 5 + 8 कितना हुआ 10⁻30। इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन की जो भी चीज़ें ना मल्टीप्लाई करके वो सारी चीज़ें हम इस तरह से करते। उसके बाद डिवीजन अगर आप देखो तो यहाँ पे एक एग्जांपल है 2.7 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 5.5 × 10⁻4। अब मैंने आपको डिवीजन में बताया था कि एक्सपोनेंट की सब्सट्रैक्शन करके हम डिवीजन करते, राइट। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने 2.7 और 5.5 का डिवीजन कर दिया, उसकी वैल्यू आ गई 0.4909। और बाद में किया 10⁻³ -4, 3 से 4 माइनस किया, राइट। इसकी वजह से क्या उसकी वैल्यू क्या आई, उसकी वैल्यू आई 10⁻⁻7, मतलब माइनस यहाँ पे एडिशन होके उसको माइनस साइन हमने दिया, राइट। ये हो गया 0.4909 × 10⁻⁻7, ये हो गई उसकी वैल्यू, राइट। ये तो हो गया। अब इसके बाद एडिशन किस तरह से करनी है और सब्सट्रैक्शन किस तरह से करनी है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल अगर मैं लूँ तो 6.65 × 10⁻4 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 8.95 × 10⁻3, इनकी अगर एडिशन करनी हो तो हमें ये जो एक्सपोनेंट है ना एक्सपोनेंट वो सेम करने पड़ेंगे, राइट। मतलब वो उसे हम कॉमन यहाँ पे निकाल सकते हैं। मैंने फिर क्या किया, मैंने यहाँ पे ये 10⁻3 जो है ना उसको 4 कर दिया। मतलब 4 करने के लिए मेरे को इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट। आप समझ लो पॉइंट कहाँ पे और किस तरह से शिफ्ट होना चाहिए। ये यहाँ पे शिफ्ट किया, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये 10⁻4 मैंने कर दिया। यहाँ पे फिर से मैं लिखता हूँ 6.65, इस पेन से आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, नेक्स्ट पेन लेता हूँ मैं, ओके। 6.65 × 10⁻4 ये तो पहले से था, प्लस 8.95 ये यहाँ पे कट होके 0.895 × 10⁻4 ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, राइट। ये तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 10⁻4 को कॉमन लूँगा और ये दोनों टर्म का एडिशन करूँगा। 6.65 प्लस 0.895 इंटू 10⁻4 ये तो कॉमन आ गया, राइट। इन दोनों चीज़ों से मैंने कॉमन यहाँ पे निकाल लिया। अब इसका एडिशन किस तरह से होगा, फिर इनको एडिशन करके हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे 7.545 इंटू 10⁻4, ये आ गया हमारा आंसर, ओके। ये हो गया एडिशन में। एडिशन में क्या करना है, हमें एक्सपोनेंट को सेम करना है। और सब्सट्रैक्शन में भी बिल्कुल ऐसा ही करना है। सब्सट्रैक्शन में भी हमें दोनों का एक्सपोनेंट जो है ना वो सेम करना है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर मैं
बुक के एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। 2.5 इंटू 10⁻² माइनस 4.8 इंटू 10⁻³ ओके, इतना तो हो गया। अब फिर से मेरे को क्या 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 करना पड़ेगा, मेरे को एक्सपोनेंट को सेम करना पड़ेगा। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, 2.5 इंटू 10⁻² को वैसे का वैसा रखा, लेकिन -3 यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, 4.8 इंटू 10⁻² यहाँ पे हो जाएगा -2। इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट किया, और अगर करते तो -1 हो जाता, और अगर करते तो 0 यहाँ पे हो जाता। मतलब उस पूरी वैल्यू को लिखने के लिए मेरे को इस पॉइंट को इस तरह से शिफ्ट करते करते जाना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो 10⁻² 10⁻² कॉमन आ गई, इनको हम कॉमन यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर से मैं अगर लिखूँ 2.5 माइनस 0.48 इंटू 10⁻², राइट। ये वैल्यू आपकी यहाँ पे हो गई। अब इनकी सब्सट्रैक्शन करके मैं यहाँ पे वैल्यू लिख सकता हूँ पूरी की पूरी 2.02 इंटू 10⁻², ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन के भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आप यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे साइंटिस्ट या भी कोई भी पर्सन हो उससे कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रह जाती थी, या फिर इंस्ट्रूमेंट का कुछ ना कुछ एरर रह जाता था। इसकी वजह से सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसका मतलब ये लिखने की यहाँ पे शुरुआत हो गई। उसमें सबसे पहला रूल है, हमें ये भी सीखना पड़ेगा सिग्निफिकेंट फिगर किस तरह से और क्या क्या यहाँ पे आते हैं। पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं है वो सारे के सारे डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 382 और क्या लो फिर यहाँ पे 0.38 लो, तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और नीचे वाले एग्जाम्पल में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि ये 0 आ गया, राइट। ये 0 की वैल्यू आ गई। 0 भी कभी कभी सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन कब ये भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। लेकिन यहाँ पे वो सिग्निफिकेंट नहीं है, राइट। ये हो गया पहला रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो मतलब जो 0 नहीं है वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट, ऊपर वाले में 3 सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पे देखो सेकंड रूल, zeros preceding to first non-zero digit are not significant। नॉन जीरो मतलब जो कि जीरो नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कोई भी चीज़ वो जीरो नहीं, राइट। नॉन जीरो डिजिट्स के पहले के जो भी जीरो है ना, पहले के जो वो सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लूँ 0.00053 लिया मैंने यहाँ पे, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? इसमें अकॉर्डिंग टू द सेकंड रूल इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, राइट। उन्होंने क्या कहा कि नॉन सिग्निफिकेंट मतलब नॉन जीरो डिजिट के पहले अगर कोई कितने भी जीरो आ जाए तो उनको सिग्निफिकेंट नहीं मानना है, राइट। उनको सिग्निफिकेंट नहीं मानना है। ये जो 5 और 3 ये दोनों के दोनों सिग्निफिकेंट है, मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। और फिर मैं यहाँ पे लूँ 0.003 लूँ, यहाँ पे सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, राइट। ये आपको समझ में आ गया ना। इसके आगे नॉन जीरो डिजिट के आगे वाले टर्म सिग्निफिकेंट नहीं होते, ओके। उसके बाद थर्ड रूल, जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब सेकंड रूल आपको समझ में आ गया। थर्ड रूल में देखो, थर्ड रूल के एग्जांपल के तौर पे मैं लूँगा यहाँ पे 1.0053। अब यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 5। थर्ड रूल क्या है? जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, यहाँ पे देखो 1 और यहाँ पे 5 3, इनके बीच के जो जीरो है ना वो सिग्निफिकेंट होते हैं, वो सिग्निफिकेंट यहाँ पे माने जाएंगे। देखो जीरो के तौर पे यहाँ पे 3 रूल है। पहला रूल जो था नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब जितने भी 1 to 9 में से जो भी टर्म आएंगे, जो भी नंबर्स यहाँ पे आएंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। ये कॉमन रूल था पहला। दूसरा था जीरोज प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, मतलब नॉन जीरो डिजिट के आगे जितने भी जीरो आएंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। और तीसरा रूल
जो दो नॉन डिजिट मतलब जो नॉन जीरो डिजिट है उनके बीच के जो जीरो है ना वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे, राइट। ये 3 रूल का मतलब आप अच्छे से समझ लो, ये इस तरह से होता है। उसके बाद 4th रूल, जीरोज एट द एंड आर सिग्निफिकेंट इफ देयर इज डेसिमल पॉइंट, टर्मिनल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट। अब इसके एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, मैं यहाँ पे लेता हूँ 0.300। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3। यहाँ पे कितने? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब ऐसा क्यों हुआ? पहला तो नहीं है, राइट, पहला तो नहीं है, हमने पहले रूल में ही देख लिया, सेकंड रूल में देखा है, पहला तो नहीं है। ये एक सिग्निफिकेंट फिगर ये भी है और ये भी है, 3 सिग्निफिकेंट यहाँ पे आ गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे आ गए। फिर मैंने 300 लिया यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? यहाँ पे सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। 4th रूल आप अच्छे से पढ़ो, 4th रूल में बताया है कि जीरोज एट द एंड आर सिग्निफिकेंट इफ देयर इज डेसिमल पॉइंट। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, इसकी वजह से जो एंड के जो जीरो है ना वो भी सिग्निफिकेंट आ गए। लेकिन उन्होंने फिर से क्या कहा है, टर्मिनल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट। यहाँ पे कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं, इसकी वजह से ये सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे नहीं है। इसको मैंने यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया और यहाँ पे 0 दे दिया। अब यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए? यहाँ पे हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर, राइट, 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे अब डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ चुका है। इस तरह से, राइट, 4th रूल आपको समझ में आ गया। 4th रूल इस तरह से ये होता है। अब 5th रूल, काउंटिंग द नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट हैव इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल 2 बॉल्स है, 20 एग्स है, या फिर 20 पेन्स है मेरे पास, ये स्केच पेन मेरे पास 12 स्केच पेन है। इस तरह से जो ऑब्जेक्ट अगर हम काउंट करते हैं ना तो उसके जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो इन्फानाइट आते हैं। इन्फानाइट मतलब देखो 2 बॉल्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं। 2 बॉल्स को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2.00000, कितने भी लिख दो। मतलब क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट काउंट करेंगे तो उसके जो भी सिग्निफिकेंट फिगर है ना वो इन्फानाइट आ जाएंगे। इतना आप याद रखो, काउंटिंग ऑब्जेक्ट, 5th रूल, काउंटिंग ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, राइट। तो ये हो गया सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहाँ पे आता है हमारे लेक्चर का लास्ट टॉपिक। अभी लास्ट टॉपिक में हम देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, मतलब यूनिट कन्वर्जन, कि किस तरह से एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल, अ पीस ऑफ मेटल इज 3 इंच, राइट, 3 इंच लॉन्ग, व्हाट इज द लेंथ इन सेंटीमीटर। अब इससे पहले आपको यूनिट कन्वर्जन के यूनिट पता होना चाहिए कि मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने इंच, या 1 इंच इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, राइट, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। तो 3 इंच मतलब कितने, इसे ही मल्टीप्लाई, मतलब 3 इंच इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, हाउ मेनी सेंटीमीटर। इसे क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है इस तरह से, 3 इंटू 2.54 इज इक्वल टू 1 इंटू क्वेश्चन मार्क सेंटीमीटर। अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें इस क्वेश्चन मार्क का आंसर मिल जाएगा, मतलब कितने सेंटीमीटर। 3 इंच इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर, इसका आंसर हमें यहीं पे मिल जाएगा। इनका मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू आ जाएगी 7.62 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट। मतलब 3 इंच इज इक्वल टू 7.62 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। इस तरह से यूनिट कन्वर्जन हम करेंगे, ये याद रखो आप। ये 1 इंच इज इक्वल टू ये, और इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, और 1 इंच से इस क्वेश्चन मार्क को, या फिर क्वेश्चन मार्क की जगह आप यहाँ पे x भी लिख सकते हो, x, यहाँ पे x की वैल्यू आप निकालोगे तो आपको ये पूरा का पूरा कन्वर्जन ईजी लगेगा, राइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ जग कंटेन्स 2 लीटर ऑफ मिल्क, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन मीटर क्यूब। यहाँ पे आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब हमें इस मीटर का कन्वर्जन मीटर क्यूब में करना पड़ेगा। उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने हमें वैल्यू मीटर क्यूब में पूछी है, इसलिए मैं क्या करूँगा कि 1 डिवाइडेड बाय 100 करता हूँ, मतलब 1 मीटर डिवाइड बाय 100 सेंटीमीटर।
अगर मैं इसका कन्वर्जन फिर से सेंटीमीटर में करूँगा तो ये एक ही वैल्यू आ जाएगी, मतलब यहाँ पे भी 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 100 सेंटीमीटर, ये कैंसिल होकर यहाँ पे एक आ जाएगा। लेकिन हमें कैंसिल नहीं करने वाले, हमें इसे क्यूब करना है, इसका क्यूब करना है। इस पूरे ब्रैकेट का मैंने क्या किया, मैंने क्यूब किया। यहाँ पे आ गया 1 मीटर क्यूब और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। 6 किस तरह से, यहाँ पे था 10⁻², राइट। 100 मतलब कितना 10⁻²। हमने साइंटिफिक नोटिफिकेशन पढ़े, 10 पे 2 0, राइट। 10⁻² इंटू 3, ब्रैकेट में 3, इसका मतलब इंटू 3 कितने हुए 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है कि 2 लीटर मतलब कितना, राइट। 2 लीटर इज इक्वल टू 2 × 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इतना तो हमें पता है क्योंकि 1 लीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 2 लीटर मतलब 2 × 1000 मतलब 2000 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसे ऊपर वाली जो भी वैल्यू है ना उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये आंसर मीटर क्यूब में आ जाएगा। इस तरह से देखो 1 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया और ये 10⁻3 है, एक पे 3 0 मतलब 10⁻3। 10⁻3 से इसके अंदर का 10⁻3 कैंसिल हुआ, सिर्फ 10⁻3 कैंसिल हुआ। तो वैल्यू क्या बची, बची हुई वैल्यू यहाँ पे बचा 2 मीटर क्यूब। यहाँ पे देखो ये मीटर क्यूब वैसे का वैसा, और 3 कैंसिल हुए मतलब 3 बचे, 10⁻3 यहाँ पे बचे। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब। ये होगा इसका आंसर, देखो नीचे, हाँ ये होगा इसका आंसर, राइट। मतलब 2 लीटर मतलब 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब। ओके, उसके बाद लास्ट एग्जाम्पल, आज के लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया। लास्ट एग्जाम्पल कौन सा है, हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन 2 days। अब इसके पहले हमें 1 डे में कितने सेकंड्स होते हैं वो काउंट करने पड़ेंगे, उसके बाद हम वो काउंट करेंगे। मेरे को बताओ 1 डे में 24 आवर होते हैं, राइट। 24 आवर सिंपल वे में बताऊंगा, सिंपल तरीके से 1 डे में कितने आवर होते हैं 24। हर आवर में मतलब प्रत्येक आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं, राइट। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये आर का मैंने लिया, ये मैंने मिनट्स का लिया, मिनट्स। और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते 60 सेकंड्स, राइट। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते 60 सेकंड्स। अगर इनका कैलकुलेशन करो तो हमें 1 डे के सेकंड्स मिल जाएंगे, 1 डे सेकंड्स, 1 डे के सेकंड्स हमें मिल जाएंगे। और इन्हें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितने दिन के मिल जाएंगे, फिर इन्हें ही मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 × 24 × 60 × 60 तो हमें 2 डेज के सेकंड्स मिल जाएंगे जो कि होंगे 17800 सेकेंड्स, राइट। 17800 सेकेंड्स फॉर 2 डेज, राइट। तो ये था हमारा लास्ट एग्जाम्पल। अब इसके जो भी नोट्स होंगे मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, राइट। हमारी जो भी आज की सीरीज मतलब ये सम बेसिक कंसेप्ट के लिए शायद 2 लेक्चर और लगेंगे। उस 2 लेक्चर होने के बाद मैं पूरे के पूरे नोट्स यहाँ पे डाल दूंगा। मैंने हाइड्रोकार्बन्स के भी नोट्स डाले हैं, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे देखो हाइड्रोकार्बन के कौन से नोट्स मैंने डाले, ये देखो। हमने जितने भी लेक्चर हुए हमारे शायद 6 लेक्चर यहाँ पे हो गए ना, इन सारे के सारे लेक्चर के मैंने नोट्स बनाकर वहाँ पे डाल दिए। देखो ये फर्स्ट लेक्चर के, ये देखो फर्स्ट, ये सेकेंड, इस तरह से ये पूरे के पूरे नोट्स। और मैं खुद कहता हूँ ये आपके लिए स्टडी के लिए नहीं है, आप बिल्कुल इसका स्टडी मत करो। मेरा मानना ये है कि आप लेक्चर देखते देखते नोट्स निकाला करो, बहुत ही इफेक्टिव हो जाता है। मतलब आपका माइंड भी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट रहता है इस समय पे। ऐसा नहीं होता कि आपका माइंड कहीं और चल रहा है और लेक्चर यहाँ पे मेरा चल रहा है, ऐसा नहीं होता। आप लेक्चर को देख के खुद के हैंड रिटन अगर नोट्स निकालोगे ना वो डेफिनेटली आपको फ़ायदा करेगा। लेकिन मैं ये किस लिए दे रहा हूँ, मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपको रिवीजन करते समय, सिर्फ रिवीजन करते समय ही इसका यूज़ करना। मैं खुद कहता हूँ ये, मैंने कहता कि ये पूरा का पूरा पढ़ो, इसमें कोई नॉलेज नहीं, इसमें सिर्फ ये पॉइंट है। देखो हल्की डेफिनेशन इतनी ही, लेकिन मैंने इसके बारे में बहुत कुछ बताया है, वो आप खुद के हैंड राइटिंग में, खुद के नोटबुक में लिखा करो। ये देखो यहाँ पे, ये देखो इस तरह से, देखो फिफ्थ लेक्चर, इस तरह से शॉर्ट मैंने लिखे, राइट।
ये देखो यहाँ पे बेंजीन का, इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शंस, इस तरह से पूरे के पूरे नोट्स आपको मैं यहाँ पे दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल पे जाओ, नोट्स डाउनलोड करो, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।